कितना अद्भुत नजारा है। मेरा गांव तैरते समुद्र पर जो है, अब मुझको भूखी भूखी लगी है। अरे वाह, आज तो कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। लगता है माँ मेरे लिए कुछ खास बना रही है। ऐसा बोलकर चौखट पर बैठा बंकू उत्सुकता से घर के अंदर आता है, जहाँ सुधा धुएं में चूल्हे पर खाना पका रही थी। माँ, ओ मेरी प्यारी माँ, आज तो रसोई से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या आपने मेरे लिए पकवान बनाया है? पकवान तो नहीं, लेकिन मेरे प्यारे राज दुलारे के लिए गर्मा गर्म टमाटर के स्वादिष्ट पराठे बनाए हैं और साथ में टमाटर की खट्टी मीठी चटनी बनाई है। चल खाते हैं। ये सुनकर बंकू मुंह सजाकर चिढ़ते हुए बोला, क्या माँ, तुम रोज रोज ये सड़े से टमाटर का पराठा और टमाटर चटनी क्यों बनाती हो? ऊपर से इस टमाटर के घर में रहना मुझको बिल्कुल पसंद नहीं। ये पूरा का पूरा गांव टमाटर गांव है। मुझको ना तो ये टमाटर वाला पकाऊ खाना खाना है और ना इस तैरते समुद्र वाले गांव में रहना है। मैं जा रहा हूँ। बंकू बेटा, सुन तो माँ की बात। बंकू नाराज होकर बाहर चला आता है, जहाँ तैरते समुद्र के टापू पर दूर दूर तक पानी ही पानी दिखाई दे रहा था और जहाँ वह देख रहा था उसे टमाटर ही टमाटर के घर दिख रहे थे। वहीं कुछ किसान ठंडी ठंडी हवाओं के बीच खेती कर रहे थे। अरे सुनो किसान भाई लोगों, ज्यादा जोर से फावड़ा या कुदाल मत चलाना, नहीं तो जमीन के अंदर से फव्वारा फूट पड़ेगा। काका, हमें इस बात का एहसास है कि हमारा गांव तैरते समुद्र पर बसा है। वैसे इस तैरते समुद्र पर ठंड में खेती करके सारा शरीर ठंड से सुन्न पड़ गया है। इंसान का जीना खाना कितना कठिन है। तभी सुधा प्लेट में पराठा और चटनी डालकर बाहर लाती है। बंकू, तुमने देखा इस टमाटर को उगाने के लिए हमारे गांव के किसान लोग कितनी मेहनत करते हैं, इसलिए खाने का अनादर नहीं करते। चलो मुंह खोलो और खोलो। तुम्हें पता है ना, हमारे गांव ने एक वक्त में इतने बुरे दिन देखे थे, कितनी बुरी जिंदगी जी थी। हाँ माँ, मुझको याद है। सॉरी माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे सारा पराठा खिला दो। ऐसा बोलते हुए नन्हा सा बंकू पुराने दिन याद करने लगता है। धरती मैया की दया से इस बार तो हमारे खेतों में कितने लाल लाल रसीले टमाटर उगे हैं। बस मंडी में इनका बढ़िया भाव मिल जाए तो हमारे सारे रुके पड़े काम इस बरस में पूरे हो जाएंगे। अरे काका, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। हम किसानों की तो सारी आशाएं इस टमाटर की फसल पर ही टिकी हुई हैं। वैसे इस बार तो निश्चिंत रहिए, हमारे टमाटर बढ़िया दाम में जाएंगे। तभी गांव का एक किसान भागता हुआ आकर बोलता है, अरे गजब हो गया नत्थू काका। अरे कर्मा, क्या हुआ? तू इतना हाफ क्यों रहा है? मंडी के चक्कर काट कर आ रहा हूँ काका। हम किसान भाई लोगों के लिए बुरी खबर है, इस साल भी मंडी में टमाटर के भाव गिर गए हैं। एकदम से टमाटर का दाम मंदा होने के चलते करमपुर गांव के सबसे बुजुर्ग किसान नत्थू काका रो पड़ते हैं। यानी कि इस साल भी हम गरीब किसान लोगों के परिवार और बाल बच्चों को रूखा सूखा खाकर ही गुजारा करना पड़ेगा। हे भगवान, कब बदलेगा आखिर हमारे गांव के हालात? न तो सरकार कभी हम लोगों का हाल मालूम पता करने के लिए आती है और न ही बैंक हम गरीब तबके के किसानों को ऋण देता है कि हम कोई सब्जी की फसल उगा सके। सच में जी तोड़ मेहनत के बावजूद भी हमें कुछ हासिल नहीं होता। ऐसे तो गुजारा करना कठिन है। ये कहानी है करमपुर गांव की, जहां के सारे लोग किसानी करके साल भर अपना घर चलाते थे। सब लोग घनघोर गरीबी भरे हालातों और कष्टों में जिंदगी काट रहे थे। बेचारे किसान दिन भर खेतों में मेहनत और दुख भरी रोटी खाया करते, मगर इस बार उन पर दुखों का पार पहाड़ टूट पड़ता है। दिन रात बर्फ की बारिश होने के चलते गांव की खेती बाड़ी वाली जमीन दलदल के रूप में धंसकर जितने हिस्से पर गांव बसा होता है, वह सूखी जमीन से अलग तैरते हुए समुद्र के बीचों बीच टापू का रूप ले लेता है। मगर सबके खेत तबाह हो चुके थे। ये क्या हो गया? हमारा तो पूरा खेत ही तबाह हो गया। हम लोग क्या करेंगे काका? अब तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। अरे हम तो बीच मझधार में फंस गए हैं। इस तैरते समंदर के चारों तरफ तो पानी ही पानी है, किसी से मदद भी नहीं मांग सकते। अब हमें दुखियारी गांव वालों को यहीं अपनी दुनिया बसानी होगी और कोई चारा नहीं है। अजी काका की बात मान लो, वैसे भी उस गांव के अंदर भी कौन सा हम गांव वाले खुशहाल थे। मैंने थोड़े टमाटर के बीज बचा कर रखे हैं। अरे तो लाकर दो, उसे इस समुद्री जमीन में डालकर देखते हैं। सारे किसान समुद्री जमीन में क्यारी बनाते हैं और बीज लगाकर समुद्री पानी से सींचते हैं। लगभग एक हफ्ते में ही उनके जमीन में लाल बड़े रसीले टमाटर उग जाते हैं, जिसे देखकर बूढ़ी कैलाशी बोलती है, ये तैरते समुद्र की जमीन तो बड़ी लक्ष्मान है। कितनी तादाद में टमाटर उगे हैं। हरिंदर,
कर्म जाओ और ये सारे के सारे टमाटर बेच के आओ। देखना सीता मैया की दया रही तो टमाटर सस्ते नहीं बल्कि बढ़िया रेट में बिकेंगे। जी काकी। दोनों सारे टमाटरों को कश्ती में भरकर समुद्र पार बाजार में जाकर बेचते हैं। ये लग गया माल के मंदे माल के मंदे टमाटर ले लो। टमाटर ताजा रसीले बढ़िया समुद्री टमाटर। उनके टमाटरों की हीरे जैसी चमक को देखकर ग्राहक बड़े बड़े बाजार के बड़े बड़े व्यापारी भी खींचे चले आते हैं। अरे वाह भाई, तुम लोगों के टमाटर तो बड़े ताजे चमकदार हैं। अरे टमाटर तो चमकदार ही होंगे ना चाचा, खाद डालकर कच्चे टमाटर को थोड़ी ना पका दिया है। तैरते समुद्र पर कड़ी मेहनत से खेती करते हैं हम। इस टमाटर को खरीद लो, सोने के भाव बेचोगे तो ग्राहक खुशी से खरीदेंगे। व्यापारी खुशी खुशी दोनों को टमाटर के बदले मुंह मांगे दाम देकर सारे टमाटर खरीद लेता है। धीरे धीरे उनके टमाटर की मांग बढ़ने लगी और बाजार में उन्हें अच्छी कीमत मिलने लगी। गांव वालों की जिंदगी में खुशहाली लौट आती है। पर कहते हैं ना, हर चीज का फायदा है तो अपना नुकसान भी। तैरते समुद्र के जमीन पर टमाटर के अलावा साग सब्जी की खेती नहीं हो पाती। इस कारण गांव के लोगों को टमाटर का ही सेवन साल के 365 दिन करना पड़ता था, जिससे लोग अब ऊब चुके थे। हाजी तुम आ गए, खाना निकालूं? भूख नहीं है कैलाशी, रोज रोज टमाटर की चटनी रोटी पराठा खाकर मन उगता गया है। आलू के पराठे खाए और सरसों का साग खाए जमाना गुजर गया जैसे। अरे क्या बात है बंकू बेटा, ऐसे मुंह फुलाकर क्यों बैठा है? चल आजा रोटी खा ले। मुझको नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना। ऐसा बोलकर बंकू गुस्से में चादर तान कर सो जाता है। जहां वो देखता है उसके चारों तरफ टमाटर ही टमाटर के घर थे। यहाँ तक कि पूरे खेत में टमाटर ही टमाटर लगे थे और कुछ टमाटर बड़ी बड़ी आंखें निकालकर उसे चिढ़ा रहे थे। ओहो टमाटर बड़ा मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार। चुप करो तुम सब। बंकू पैर पटकते हुए अपने टमाटर वाले गांव में आगे चलते चलते अपने घर के बाहर आकर टमाटर के अंदर चौखट पर बैठ जाता है। तभी उसे अंदर से खाने की खुशबू आती है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, देखता हूँ माँ ने क्या बनाया है। घर में आते ही वह टमाटर के पराठे और चटनी बनी देखकर पिनक कर बाहर भाग जाता है और गुस्से में तैरते समुद्र में छलांग लगा देता है। माँ मैं डूब रहा हूँ, बचाओ बचाओ मुझे माँ। बंकू क्या हुआ तुझको? नहीं माँ, इस टमाटर गांव से चलो, मुझे इस गांव में और इस टमाटर घर में नहीं रहना है माँ। बंकू तो बिल्कुल सही सलामत है, तूने कोई बुरा ख्वाब देखा था। बंकू गहरी सांस भरते हुए चारों तरफ देखता है। वो खुद को एक साधारण घर में पाता है और वो पाता है टमाटर गांव उसका एक मनगढ़ंत ख्वाब होता है। रोहित तुम्हें पता है मेरा बर्थडे आने वाला है। इस बार मेरे बर्थडे की पार्टी बहुत अच्छे से होगी। देखना मेरे माता पिता मेरा बर्थडे सरप्राइज पार्टी की तरह रखेंगे। हाँ मुझे पता है तुम्हारा बर्थडे आने वाला है। भूल गए हो क्या? मेरा हैप्पी बर्थडे तुम्हारे दिन पर ही तो आता है और हो सका तो इस बार मेरा बर्थडे भी मनाया जाएगा। शिवांश इस बात पर जोर जोर से हंसने लगता है। कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारा बर्थडे? अरे तुम्हारा बर्थडे तो हर साल यूं ही निकल जाता है। तुम्हारे माता पिता कभी भी तुम्हारा बर्थडे नहीं मनाते। तुम्हें अफसोस तो बहुत होता होगा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, इस बार मेरे माता पिता मेरा बर्थडे मनाएंगे। शिवांश और रोहित थोड़ी देर खेलकर अपने अपने घर चले जाते हैं। रोहित अपने घर आने के बाद अपनी माँ और पिता से कहता है, माँ पिताजी क्या आपको पता है कि मेरा बर्थडे आने वाला है? हाँ हमें याद है बेटा, तुम्हारा बर्थडे आने वाला है। माँ इस बार मेरी बर्थडे पार्टी रखोगी ना? पता है शिवांश के माता पिता हर साल उसका बर्थडे बहुत अच्छे से बनाते हैं। मेरा बर्थडे भी अच्छे से बनाओगे ना आप दोनों? हाँ बेटा तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और तुम्हारा बर्थडे अच्छे से मनाने की कोशिश करेंगे। चलो अब एक काम करो, मैंने तुम्हारे पसंद के दाल चावल बनाए हैं, ये खा लो। यशोदा रोहित को दाल चावल परोस कर देती है और रोहित खुश होकर दाल चावल खाता है। उधर डाइनिंग टेबल पर शिवांश अपनी अमीर माता पिता के साथ खाना खा रहा होता है। तभी उसके माता पिता आपस में बातें करने लगते हैं। मेरे बेटे शिवांश के 10th बर्थडे पर बहुत बड़ी पार्टी रखेंगे। वैसे मैंने मेहमानों की लिस्ट तैयार की हुई है। जितने भी मेहमान हैं सभी बहुत अमीर हैं और हमें थोड़ा एक्सपेंसिव खाना ऑर्डर करना होगा सभी के लिए। हाँ और डेकोरेशन वाले को भी कह देना। और हाँ मेरे बेटे के लिए सरप्राइज गिफ्ट भी स्पेशल होना चाहिए। बेटा बस ये बता दो कि तुम्हें केक कैसा चाहिए। माँ मुझे ऐसा केक चाहिए जो बहुत बड़ा हो,
बहुत शानदार हो। आज तक ऐसा केक किसी ने देखा तक ना हो, खासकर मेरा गरीब दोस्त रोहित ने कभी ना देखा हो। उसका बर्थडे भी तो मेरे बर्थडे पर ही आता है। वो तो अपने बर्थडे में कभी मुझे बुलाता नहीं, लेकिन मैं उसे अपने बर्थडे पर बुलाऊंगा। ये गरीब लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है बेटा, अपने स्टैंडर्ड के दोस्त बुलाओ। सुमित अपने बेटे से कहता है और शिवांश इस बारे में सोचता है। खाना खाकर वो सभी अपने कमरों में सोने चले जाते हैं और इधर रोहित को नींद नहीं आती। वो ठंड में करवट लेकर सोने की कोशिश करता है। कितनी ठंड हो रही है, ऐसे में नींद नहीं आ रही है। घर में थोड़े से बिस्तर और होते तो शायद ठंड का गुजारा हो जाता। रोहित अपने मन में ये सब सोच रहा था कि तभी उसके माता पिता आपस में बातें करने लगते हैं। हमारा एक ही तो बेटा है और आज तक हमने उसका कभी भी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। हमने कभी उसका बर्थडे नहीं मनाया। हमें उसका बर्थडे बनाना चाहिए, लेकिन हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। हम कैसे बनाएंगे उसका बर्थडे? हमें अब डबल मेहनत करनी होगी, क्योंकि जितना कमाते हैं वो सारा तो दुकान, मकान और राशन में ही खत्म हो जाता है। कुछ बचता ही नहीं हाथ में। मैं कल से कंपनी में ओवर टाइम लगाना शुरू कर दूंगी। थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा तो मैं अपने बेटे का बर्थडे बना लूंगी। ये सारी बातें सुनकर रोहित मन में सोचता है, मेरे माता पिता कितने अच्छे मेरे बर्थडे को मनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन मुझे अफसोस भी हो रहा है कि उन्हें मेरे लिए ज्यादा मेहनत करनी होगी। ऐसा सोचते हुए वो सो जाता है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो रोहित बहुत खुश होकर अपने दोस्त शिवांश के पास जाता है। शिवांश ने एक बहुत सुंदर जैकेट पहनी होती है। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हाँ, माँ के साथ थोड़ा सा काम करवा रहा था। अच्छा ये देखो, ये जैकेट अच्छी लग रही है ना? ये मेरे माता पिता ने मेरे बर्थडे के लिए खरीदी है। और तुम्हें पता है इस बार मेरे माता पिता एक मोटरसाइकिल दिलाएंगे मुझे, जो बच्चों वाली मोटरसाइकिल होती है। फिर मैं उसी के ऊपर बैठकर घूमा करूंगा। मुझे मेरे बर्थडे पर बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं। इस बार तो मुझे भी गिफ्ट मिलेगा। मेरे माता पिता मुझे भी गिफ्ट देंगे। दोनों दोस्त आपस में खेलते हैं और उसके बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। रोहित घर आने के बाद अपने माता पिता से कहता है, माँ, पिताजी, आपको पता है शिवांश के माता पिता उसे इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल दिलाने वाले हैं। माँ, पिताजी, मुझे भी ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल चाहिए। आप मुझे दिलाओगे ना मेरे बर्थडे पर? रोहित ऐसा बोल रहा होता है। दोनों माता पिता एक दूसरे की तरफ देखते हुए रोहित से कहते हैं, हाँ बेटा, कोशिश करेंगे। देखो बेटा, तुम जानते हो ना हमारे घर के हालात ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। अगर हम तुम्हें मोटरसाइकिल नहीं दिला सके तो बुरा मत मानना। रोहित अपने माता पिता की बातों को समझता है और कुछ भी नहीं कहता। उधर वो रोजाना देखता है कि शिवांश के बर्थडे के लिए उनके घर पर कोई ना कोई पार्सल आता ही रहता है। इसी के साथ में वो भी देखता है कि उसके माता पिता सुबह जल्दी निकलकर रात को देरी से घर आते हैं और ठंड से कहते हैं, उफ, आज तो बहुत ठंड हो रही है। लगता है रोहित बिना खाना खाए ही सो गया। एक काम करो, जल्दी से खाना बना दो। थोड़ी देर बाद रोहित को उठाकर खाना खिला देंगे। तभी रोहित नींद से उठता है। माँ, पिताजी, आप सुबह से नौकरी पर गए हुए थे, आधी रात में आ रहे हो। इतनी मेहनत किस लिए? मुझे अपना बर्थडे नहीं बनवाना। इतनी मेहनत मत करो, आपकी तबीयत ना खराब हो जाए। तुमने हमारे बारे में इतना सोचा बेटा, हमारे लिए इतना ही काफी है। मैं तुम्हारे लिए खाना गर्मा गर्म बनाती हूँ। यशोदा गर्मा गर्म चावल बनाकर अपने बेटे रोहित को देती है। गरीब परिवार चावल खाकर सो जाता है। इसी तरह कुछ दिन बाद दोनों का बर्थडे आ जाता है। अरे बाप रे बाप, शिवांश, तुम्हारा घर कितना सुंदर लग रहा है। चारों तरफ गुब्बारे लगे हैं, रोशनी चमक रही है। कितनी अच्छी सजावट हुई है तुम्हारे बर्थडे पर। तुम्हारे माता पिता ने बहुत सारा सामान मंगाया है। हाँ, मेरे तो हर बार ऐसे ही बर्थडे बनता है। ये वाला थोड़ा स्पेशल है। मैं जानता हूँ तुमने बर्थडे पर तो मुझे बुलाओगे नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अपने बर्थडे पर जरूर बुलाऊंगा। चलो, मेरे माता पिता केक लेकर आते ही होंगे। शिवांश अपने दोस्त रोहित को अपने अमीर घर के अंदर लेकर आता है। शिवांश अपने अमीर दोस्तों के साथ खेलने लगता है और रोहित एक तरफ खड़ा रह जाता है। कुछ ही देर में शिवांश के माता पिता उसके लिए बहुत शानदार केक लेकर आते हैं, लेकिन गलती से ऊपर से थोड़ा सा खराब हो जाता है। जैसे ही शिवांश वो केक देखता है उसे गुस्सा आ जाता है। ये क्या माँ, पिताजी, आप लोगों ने मेरी बेइज्जती कर दी। ऐसा केक काटूंगा क्या मैं जो पहले से ही खराब हो? अरे कोई बात नहीं बेटा, लाने में थोड़ा सा खराब हो गया, लेकिन जैसा तुमने मंगवाया था बिल्कुल वैसा ही तो है। नहीं पिताजी, नहीं, ये वैसा केक नहीं है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे नहीं काटना अपना बर्थडे केक। शिवांश गुस्से में केक को हाथ से मारकर गिरा देता है। शिवांश के अमीर माता पिता उसकी हरकत देखते रह जाते हैं। चले जाओ यहाँ से सभी के सभी। ये पार्टी यही खत्म होती है। कोई बर्थडे पार्टी नहीं बनानी मुझे।
शिवांश गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है और रोहित को यह सब देखकर बहुत बुरा लगता है। वो अपने मन में सोचता हुआ शिवांश के घर से जाने लगता है। अगर मेरे माता पिता ने मेरे लिए इतना कुछ किया होता तो मैं कभी भी उनकी बेइज्जती नहीं करता, मैं तो बहुत खुश हो जाता। रोहित ऐसा बोलते हुए अपने घर के बाहर ठंड में पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसकी माँ उसके पास आती है और कहती है, अरे बेटा, तुम यहाँ बैठे हो और मैं कब से इंतजार देख रही थी कि तुम घर में आओगे। चलो, हमने तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज रखा है। यशोदा अपने बेटे को घर के अंदर लेकर आती है। रोहित देखता है कि उसके माता पिता ने घर के अंदर थोड़े से गुब्बारे लगाए हैं और एक छोटा सा केक मंगाया है। बेटा, पैसे नहीं थे इसलिए तुम्हारे लिए मोटरसाइकिल नहीं खरीदी लेकिन फिर कभी खरीद दूंगा। हाँ, ये देखो तुम्हारा केक। हैप्पी बर्थडे बेटा। अपना केक देखते ही रोहित की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने दोनों माता पिता को गले से लगा लेता है। आपने मेरे लिए कितनी मेहनत की, कितनी मेहनत से ये केक मंगाया होगा। थैंक यू माँ पिताजी, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं अपने दोस्त को भी बुलाना चाहूंगा, कभी मैंने उसे अपने बर्थडे पर नहीं बुलाया। रोहित ऐसा कहकर तुरंत अपने दोस्त शिवांश के घर जाता है और उसे अपने बर्थडे पार्टी के लिए बुलाता है। शिवांश रोहित के साथ उसके बर्थडे पर आता है। शिवांश भी देखता है कि छोटे से केक और हल्की सी सजावट में रोहित की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, जबकि उसके माता पिता ने तो उसके लिए बहुत कुछ किया था। इतना कुछ सामान खरीदा था उसके लिए। मुझे अपने माता पिता के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। भले ही मैं अमीर हूँ तो मुझे जितना मिल रहा है उसमें खुश रहना चाहिए, जैसे मेरा दोस्त रोहित खुश रहता है। आज के बाद मैं रोहित को भी कभी अपनी अमीरी का घमंड नहीं दिखाऊंगा।